हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 9 जो कि फिजिक्स का है, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स? देखो जी, ऑप्टिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। सिंपली कह सकते हो क्या कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ओके, वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो लाइट के बारे में कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड करे उन्हें हम बोलेंगे ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स देखो, हम जनरली क्लास 12 में ऑप्टिक्स को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला एक होगा हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो दोनों चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये जो दोनों चैप्टर है वो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इसका वेटेज भी सभी से अधिक है। यानी कि जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हैं उन सारे चैप्टर से ज़्यादा अधिक वेटेज इस रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का होगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर के जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई भी कठिनाई ना हो, ठीक है। तो देखिएगा जी, सबसे पहले हम बताते हैं आपको यहाँ पे जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जो लाइट है, लाइट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, लाइट कई सारे बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है जिनके बारे में हमें पढ़ना है इन दो चैप्टर्स को मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है रिफ्लेक्शन। सबसे पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लास्ट है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों, मैं बताऊं आपको कि अभी जो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इस रे ऑप्टिक्स में हम बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो दोनों टॉपिक है ये हमारे रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम इन तीन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और तीसरा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्शन से। तो समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, जो आपने क्लास 10th में रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, सिमिलर वही रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी पढ़ना है। बस माइनर डिफरेंस होगा रिफ्लेक्शन में, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। और अंतर सिर्फ ये होगा कि आपने क्लास 10th में जो भी फार्मूले पढ़े थे उन सारे फार्मूले को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, इन दिस केस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। और जो वेव ऑप्टिक्स है ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जो आपने क्लास 10th में डेफिनेशन पढ़ा है, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, या सिंपली कह सकते हो कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखिएगा, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जानते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो समझिएगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट बोलो, या फिर कह सकते हो कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, किसी बॉल को अगर दीवार पर थ्रो करते हो तो आप जितने डिग्री से थ्रो करोगे, दीवार से टकराने के जस्ट आफ्टर जो बॉल है उतने ही डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी करेगा। इन सिमिलर वे जो लाइट होगा, लाइट जितने डिग्री से इस सरफेस पे या कह सकते इस मिरर पर टकराएगा उतने ही डिग्री से रिफ्लेक्ट भी करेगा। सिमिलर वही कंडीशन, वही बॉल वाला कंडीशन होगा जो कि आप दीवार के केस में आप अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ लॉज हैं। रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा, पहले तो
इसके टाइप की बात करें तो रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा कि ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। देखो जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस पर होता है तो इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे सपोज कर लो कि हमारा एक स्मूथ सरफेस है, यानी कि हमने एक यहाँ पे प्लेन मिरर ले लिया है, तो इस प्लेन मिरर पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, वह एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर देख रहे हो कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट यदि यहाँ पे फॉल करेंगे तो पैरेलल वे में ही रिफ्लेक्ट भी करेंगे, ठीक है। और दूसरा होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखो क्या कहता है कि जब रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस पर होगा तो उस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये रहा, अगर एक रफ सरफेस है तो यहाँ से जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट यदि ऐसे फॉल करेंगी, ठीक है, तो इनका जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल सॉरी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, इनका रिफ्लेक्शन कुछ इस वे में होगा, ऐसे इरेगुलर वे में होगा, इसलिए हम इनको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। देखो टोटल दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ में देखिए क्या है, पहले लॉ में द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। तो कह सकते हो क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ मैं बताऊं तुम्हें, ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फिक्स्ड हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस डिपेंड करता है इंसिडेंट रे पर। इंसिडेंट रे जहां पर फॉल करेगा वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल करेगा तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, पॉइंट अगर यहाँ पे फॉल करेगा तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस डिपेंड करता है इंसिडेंट रे पर। तो सिंपली आपने कहा फर्स्ट लॉ में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ में देखो क्या बताया गया है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कभी भी अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के केस में जो आई है वो हमेशा आर के बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, या ऐसे कह सकते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ लिया, ठीक। अब मैं बताऊँ आपको, जनरली हमें यहाँ पे पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑन ए स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस में देखो अभी हम बता रहे हैं रिफ्लेक्शन इन ए मिरर हमें पढ़ना है। तो मिरर बेसिकली आपके टू टाइप के होंगे। मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल या फिर कह सकते हो कर्व्ड मिरर, ठीक है ना, स्फेरिकल या फिर कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं क्लास 10th में, और हमें यहाँ पे जिक्र भी नहीं करना है क्योंकि प्लेन मिरर बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो क्लास 7-8 में भी पढ़ाया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या, स्फेरिकल मिरर के बारे में या फिर कर्व्ड मिरर के बारे में, ठीक है। अच्छा देखो मिरर बनता कैसे है, अगर मैं मिरर की बात करूँ तो मिरर जब भी किसी ग्लास को सिल्वरी कोटेड कर देते हैं, ग्लास के एक सरफेस को सिल्वरी कोटेड कर देते हैं तो हमारा मिरर बन जाता है। अब वह ग्लास यदि प्लेन होगा, यानी कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा तो प्लेन मिरर कहलाएगा, और यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा तो कर्व्ड मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो जो स्फेरिकल मिरर होता है ये दो तरह का होता है, एक होगा कॉनकेव मिरर और जो दूसरा होता है वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। आपने देखा एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है जी। और कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। देखो कॉनकेव मिरर क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं वो समझाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में आएंगे हम डाइवर्जिंग मिरर या फिर कह सकते हो कॉन्वेक्स मिरर पर। अब देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव, ठीक है। वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव हो उस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। एंड द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, यानी एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ ऐसा हो, जैसे कॉनकेव शेप का हो, तो इस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। ये मिरर कौन सा मिरर होगा, ये मिरर होगा कॉनकेव मिरर।
ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस, और ये हो गया पोल। ठीक, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे फॉल करेगा, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करता है, तो ये सारे के सारे रे इसके फोकस पर ऐसे कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, यदि कभी भी रे ऑफ लाइट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगा तो इसका जो कन्वर्जन होगा वो प्रिंसिपल फोकस पर होता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है ना, तो जब भी यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे ऑफ लाइट फॉल करेगा हमारे कॉनकेव मिरर पे, देन दे गेट कन्वर्ज ऑन इट्स फोकस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को समझते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर देखो क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर को भी थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, फिर यहीं पे बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स होगा तो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव होगा तो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। दिस इज जस्ट पोल। ठीक है, हो गया पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट यदि यहाँ पे फॉल करेगा तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन फोकस से होगा, लेकिन यहाँ पर जनरली होता क्या है? डाइवर्जन होता है। ठीक है, इसके पहले आपने देखा कन्वर्जन हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा? डाइवर्जन होगा। इस वजह से हम इस मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। देखो यहाँ पे इसका जो डाइवर्जन होगा वो ऐसे फोकस से ही होगा, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हम इस मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि क्यों हम इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके जो भी नोट करना है उसे नोट कर लें। फिर मैं इसे इरेज करता हूं, और इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ, और देखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव मिरर, और उसके बाद में समझेंगे इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो टोटल 4 रूल है इमेज फॉर्मेशन का। इसमें हम पहला रूल समझते हैं। फर्स्ट रूल देखिए क्या कहता है। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करता है तो इसका रिफ्लेक्शन फोकस से होगा। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगा तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा बच्चों? फोकस से होगा। दूसरा कंडीशन देखो क्या है, यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से फॉल करेगा, हम देख रहे हैं कि इसके जस्ट अपोजिट बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, कि यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से फॉल करेगा तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस से फॉल करता है तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। थोड़ा स्ट्रेट लेकर के आते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, चलो ठीक है, समझने की कोशिश करना। यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल इस फोकस से फॉल करेगा तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन है, यदि रे ऑफ लाइट ऐसा ऑब्लिकली फॉल करता है, यदि रे ऑफ लाइट ऐसा ऑब्लिकली फॉल करे, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, और ये होगा पोल। ठीक है, तो यदि रे ऑफ लाइट ऐसा ऑब्लिकली फॉल करेगा पोल पे तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो सेम एंगल से होगा। जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट फॉल किया है उतनी ही डिग्री से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है, एक चीज़ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कंडीशन हर जगह फॉलो होगा, हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर हर जगह है। लेकिन कैसे है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक लास्ट रूल है उसको बता दूँ, उसके जस्ट आफ्टर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो फोर्थ रूल देखो क्या कहता है कि यदि हमने ले लिया ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है एंड रे ऑफ लाइट को इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल कराते हैं, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, एंड ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, तो यदि रे ऑफ लाइट ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करेगा, ठीक है, तो जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट फॉल करे, जिस वे में रे ऑफ लाइट आ रहा है उसी वे में निकल जाएगा, वापस निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन देखो रे ऑफ लाइट जितने डिग्री से फॉल किया उतने डिग्री से बाहर चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर
तीनों ही केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, यानी तीनों ही केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। कैसे हैं तो देखते हैं। क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ कर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन निकालने के लिए। तो नॉर्मल हम जानते हैं कि किसी भी स्फीयर का जो रेडियस होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर स्फीयर है तो स्फीयर कह सकते हो, सर्कल है तो सर्कल कह सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में जो रेडियस होता है वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, क्योंकि तीनों ही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों ही एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। सॉरी। अब देखेंगे यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों ही एक बराबर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लॉ फॉलो हो रहा है। सिमिलर वे में आप चाहें तो यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर दिखेंगे आपको, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में भी देख ले, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, और इस कंडीशन में भी बराबर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है वो नॉर्मल है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करने वाला क्या है, नॉर्मल। और आप जानते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अगर यहाँ पे जीरो है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं ये कैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं इन ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आप लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ, या यहाँ पे लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। बारी बारी से करके एक बताता हूँ। पहले तो आपको समझाता हूँ कि वो 6 केसेस क्या क्या होते हैं। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, और ये हो गया पोल। फोकस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच का पॉइंट होता है। देखो कंडीशन क्या क्या है, टोटल 6 केसेस हमने बताया आपको इमेज फॉर्मेशन के। उनमें से सबसे पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रख सकते हैं। दूसरे कंडीशन पे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जा सकता है। तीसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जा सकता है। चौथा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जा सकता है। पांचवा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा जा सकता है। और लास्ट कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जा सकता है, ठीक है। तो टोटल 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, जिसमें हम सबसे पहला केस यहाँ पर सॉल्व करते हैं, केस 1। when the object is placed between F and P, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाता है तो देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई भी इन तीनों रूल में से कोई भी आप 2 रूल अप्लाई कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। मैं ज़्यादातर फर्स्ट और थर्ड रूल का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आप कोई भी 2 रूल अप्लाई करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन वही होगा जहाँ पर होना चाहिए। रूल बदलने से इमेज का पोजीशन चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला रूल हम अप्लाई करते हैं, रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाते हैं। तो आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा जी, प्रिंसिपल फोकस से होगा। ऐसे कर सकते हो, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको एकदम स्ट्रेट वे में लेकर के आना है आपको स्केल की मदद से। तो ऐसे देख रहे हो कि ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हम देख रहे हैं कि जब रे ऑफ लाइट ऐसे ऑब्लिकली फॉल करेगा पोल पे, ऑब्लिकली जब ऐसे पोल पे फॉल करेगा तो हम जानते हैं जितने डिग्री से फॉल करेगा उतने डिग्री से रिफ्लेक्ट भी करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो दोनों ही रे ना तो एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, तो यहाँ पे जब दोनों जब एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा रहे हैं तो एक दूसरे से मीट तो करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जैसे से दूर जा रहे हैं इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जब इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यदि मिरर है तो मिरर में इमेज फॉर्मेशन होना है, तो हम इसको क्या करेंगे, वर्चुअली आगे लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्चुअली आगे लेके जाते हैं, इसको भी ऐसे वर्चुअली आगे लेकर के आएंगे, ठीक है जी। और वर्चुअली एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। देखो इसको हमने लिखा ए प्राइम बी प्राइम, ये हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया ए बी, और इसका जो इमेज बना इसको हमने कहा ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है। अब देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको, इमेज वहीं पे बनेगा जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहीं भी जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इमेज बनेगा। एक चीज़ ध्यान से देखो बच्चों कि जब रिफ्लेक्टेड रे रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे
तो वहाँ पे रियल इमेज बनता है। ठीक है, कभी भी रिफ्लेक्टेड रे यदि रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज बनेगा, लेकिन यदि इसको वर्चुअली डॉटेड लाइन से हमें आगे लेकर के जाना पड़े तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, और रियल इमेज जो होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड बोले तो उल्टा होगा, और जो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। इरेक्ट बोले तो सीधा इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को सीधा रखा था तो इसका इमेज जो बना, इमेज भी बिल्कुल सीधा बना है। ठीक है, अब इसका देखो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कैसे लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ये समझते हैं। जब भी कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन को बताते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, दूसरा बताते हैं इसके नेचर को कि जो इमेज बना वो रियल है या वर्चुअल है, और तीसरा हम बताते हैं इसके साइज को कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, या बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, पहले हम बताएंगे कि इसको पोजीशन को, यही हमारा स्टेप होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखने का। देखो जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, बियॉन्ड द मिरर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो बियॉन्ड द कॉनकेव मिरर, तो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ बियॉन्ड द कॉनकेव मिरर हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरे में हम डिस्कस करेंगे इसके नेचर के बारे में। नेचर देखो इसका कैसा है, वर्चुअल है, और जब वर्चुअल होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो बच्चों वर्चुअल कैसे समझ लिया, क्योंकि डॉटेड लाइन से हम इसे आगे लेकर के गए थे तो इसलिए वर्चुअल इमेज बना, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो यहाँ पे लिखा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है, कह सकते हो कि यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, मैग्नीफाइड बोले तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, या कह सकते हो कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, मैं कुछ पल के लिए हटता हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के पार्ट को। अगले वीडियो में हम इसके इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम साइन ऑफ कन्वेंशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यदि टाइम मिला तो मिरर फार्मूला को भी डिराइव करा देंगे। ठीक है, तो हम आज इस सेकंड टर्म वाले पोर्शन को स्टार्ट किए हैं, और निरंतर एक एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले ही आपके फिजिक्स के जो सेकंड टर्म के जितने भी सिलेबस हैं वो पूरे के पूरे सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, जो बिल्कुल ही फ्री है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना यार, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला और बढ़ता है, और हम आपके लिए एक न्यू कंटेंट लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।